तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और ये जो क्वेश्चन आपका जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका हिंदी इलेक्टिव का मॉडल पेपर जारी किया गया था, उसका सेट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट 1 के मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा दिए थे, सेट 2 का ये क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग डायरेक्ट आपका अभिव्यक्ति और माध्यम और किताब का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका पैसेज और काव्यांश है इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पैसेज और काव्यांश मॉडल पेपर वाला आपका कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। तो जो एग्जाम में आता है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहले मूक फिल्म बनाने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो ये आपका दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है? तो संपादकीय को समाचार पत्र का आवाज माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है? तो संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को आपका शोर या नॉइज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। तो भारत में पहली बार समाचार पत्र की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपका 1780 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 29 जनवरी 1780 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन से समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी? तो बंगाल गजट समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। और ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जिसकी शुरुआत किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो ये आपका सबसे पुराना माध्यम ये प्रिंट माध्यम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना, तो चलना। तो ऑप्शन में आपका चलना दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चलना। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि कविता किस विधा के अंतर्गत आती है? तो कविता, गीत, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका पद्य विधा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे गद्य विधा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जो आपका नोवेल हो गया, उपन्यास हो गया, ठीक है, कहानी हो गया, ये सब आपका गद्य विधा के अंतर्गत आता है। गीत, कविता, ये सब आपका पद्य विधा के अंतर्गत। तो यहाँ पे कविता पूछा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पद्य विधा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आती है? तो फिल्म को हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका दृश्य और श्रव्य माध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत आपका चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब जो आगे आपका क्वेश्चन है वो आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका आपकी किताब में जो कविता है उससे उठा करके एक पद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो 1 मिनट का तो खेले हुए है बाबू, पढ़ लेना इसको। ठीक है, डायरेक्ट में इसका आंसर बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि है। तो ये जो आपका कविता है इसकी रचना किसने किया था? तो ये इसकी रचना आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। और इस कविता का नाम क्या था? तो ये कविता मतलब ये जो आपका काव्यांश है ये कौन से कविता से लिया गया है? तो ये आपका जो सरोज स्मृति है उससे लिया गया है। ठीक है, और जिसकी रचना किसने किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपरोक्त पद्यांश किस भाषा में है? तो ये आपका खड़ी बोली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कापा अधरो पर थरथर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई? तो अभी मैंने बताया कि आपका सरोज स्मृति से लिया गया है, जिसकी रचना किसने किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपके यहाँ पे कविता सेक्शन से क्वेश्चन है, जो आपकी जो किताब में कविता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि कार्नेलिया कौन थी? तो आज सुबह सुबह क्वेश्चन करवाए हैं कि कार्नेलिया आपका सेल्यूकस निकोटर की बेटी थी, यानी कि सेल्यूकस की बेटी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस की बेटी।
अगला क्वेश्चन देखिए कि सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है? तो सरोज इसमें आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पुत्री है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका निराला की पुत्री। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो तोड़ो आपका उद्य बोधन परक कविता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तुलसीदास। विनय पत्रिका की रचना किसने किया है? तुलसीदास ने। और रामचरित्र का मानस की रचना किसने किया? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपका आपके किताब में जो कहानी है उससे आपका एक गद्यांश उठाया गया किताब में कहानी से ही आपका उसी से, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन है तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का इसी तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। हो सकता है यही उठा करके दे दे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका गांधी, नेहरू और असासिर अराफत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका ये महात्मा गांधी का, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे हो गया है, ये महात्मा गांधी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महादेव देसाई कौन थे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि महादेव देसाई कौन थे? तो महादेव देसाई आपका गांधी जी के निजी सचिव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महादेव देसाई कहां से जुड़ी अपनी आदेश सुनाने लगे? तो ये आपका कोहाट और रावलपिंडी ये दोनों से जुड़े आधे को सुनाने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अब डायरेक्ट आपके किताब से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पद्यांश उद्यांश नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है किताब से कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है आपका यानी कि 32वां क्वेश्चन है कि मेला आंचल नामक उल्लेखनीय उपन्यास कौन लिखे? तो ये आपका लिखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा पाठ आत्मकथा आज के अतीत का अंश है? तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो आपका चैप्टर है आपका गांधी, नेहरू, असासिर, आराफात, ये चैप्टर जो आपका है ये आज के अतीत का अंश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसकी आत्मकथा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जो एक जगह टिक कर नहीं रहती उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। तो इसके जो आपका आयावार है इसका भी अर्थ क्या होता है? जो एक जगह टिक करके नहीं रहते, ये घुमक्कड़ होगा। यहाँ पे घुमक्कड़ लिख दिया है तो घुमक्कड़ होगा, ठीक है। घुमक्कड़ होना चाहिए यहाँ पे। तो घुमक्कड़ का भी अर्थ यही होता है कि एक जगह घुमक्कड़ भी आपका टिक करके नहीं रहता है। उसके बाद इसका खाना बदोश, ये खाना के चक्कर में इधर उधर भटकते रहता है, एक जगह टिक करके नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। जो आपका यहाँ पे एक जगह टिक करके नहीं रहता उसके लिए एक उचित शब्द आपका ये सभी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि संविधा के लिए दिए गए विकल्प में उचित विकल्प का चयन करें। तो संविधा क्या होता है? जो हवन में जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसी को संविधा कहा जाता है, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे उस तरह से डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होना चाहिए सही उत्तर वो आपका होना चाहिए हवन सामग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि हवन में प्रयोग होने वाला लकड़ी लिखा हुआ होता है तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हवन वाला जो आपका सामग्री है यही आपका संविधा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो ये सूरदास बटोर रहा था। जब उसकी झोपड़ी जो जल जाती, जो बानी बचता है, बानी को क्या करता है? ये बानी को क्या करता है? बानी को ही राख बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? ये आपका आटे की भांति बटोर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्रभास जोशी जी के द्वारा लिखा गया कौन सा पाठ आपके पुस्तक में है? तो जो आपका अपना मलवा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद होना चाहिए, खाऊ उजाड़ू सभ्यता, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रभास जोशी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि आत्मकथा नंगा तलाई का गांव किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये नंगा तलाई आपका एक आत्मकथा है, इसे ध्यान रखिएगा। और जो आपकी किताब में एक चैप्टर है बिस्कोर माटी आपका जो ये आत्मकथा है आपका नंगा तलाई उसी का एक अंश है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो आपका बिस्कोर माटी चैप्टर है ये कौन सी आत्मकथा का एक अंश है, ठीक है। तो नंगा तलाई का गांव का ही एक अंश है जिसकी रचना किसने किया था? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन आपका कि सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहां छिपकर बैठी थी? तो ये आपका सूरदास की झोपड़ी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूप सिंह
किस कहानी पाठ का एक पात्र है? तो ये आपका आरोहण जो आपका चैप्टर है उसी का एक पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपका जो इंपॉर्टेंट आपका सेट 2 का था, अभी कुछ देर के बाद जस्ट 5 मिनट के बाद आपका सेट 3 भी अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अभिव्यक्ति वो माध्यम का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, आपका जो आपका कविता सेक्शन का था उसका अपलोड हो चुका है, और अभी 5-6 वीडियो और अपलोड करूंगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन नहीं जाए तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। चैनल पे विजिट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, साथ ही चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।